आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहीं से पहले एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिकाएं दायर की है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी याचिकाएं दायर की है। मोहम्मद जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद हैं। दोनों सांसद बिल को लेकर बनी जेपीसी के भी सदस्य थे। कांग्रेस सांसद द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया है कि यह बिल मुस्लिमों के अधिकारों के साथ भेदभाव करने वाला है। इसके साथ ही बिल अनुच्छेद 19, 25, 26 और 29 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का हनन भी करता है। आज मेडक जिले में बढ़िया चावल वितरण के दौरान महिलाओं के एक समूह ने तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजा नरसिम्हा के साथ दुर्व्यवहार किया। यह घटना तब हुई जब नरसिम्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र एंडोले में कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। महिलाओं ने नए राशन कार्ड नहीं मिलने पर चिंता जताई। महिलाओं ने पूछा, अगर वे नए राशन कार्ड जारी किए बिना बढ़िया चावल प्रदान करते हैं तो उन लोगों का क्या होगा जिनके पास नया राशन कार्ड नहीं है। 30 मार्च को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर निर्वाचन क्षेत्र से बढ़िया अनाज चावल वितरण योजना शुरू की। रेवंत ने याद दिलाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना पहली बार 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। 1 अप्रैल को तेलंगाना के मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और राज्य भर के कलेक्टरों से लोगों को बढ़िया चावल का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए कहा। कलेक्टरों को मंत्रियों और स्थानीय विधायकों के परामर्श से एक कार्य योजना तैयार करने और मंडल मुख्यालयों पर वितरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्सव का माहौल बनाने के लिए इन कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिनिधियों और जनता को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर भी बल दिया और आश्वासन दिया कि 50% से अधिक चावल का स्टॉक पहले ही उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचा दिया गया है। शेष स्टॉक आने वाले दिनों में भेजा जाएगा। कांचा चिबौले भूमि पर वनों की कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच शहर पुलिस ने आज से प्रभावी आंदोलन प्रतिबंध लगा दिया है। निर्देश के अनुसार जिन व्यक्तियों के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में वैध कार्य नहीं है उनका प्रवेश वर्जित है। प्रतिबंध तेलंगाना उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विवाद के तहत 400 एकड़ भूमि पार्सल पर लागू होते हैं। पुलिस आदेश का उद्देश्य मानव जीवन और सुरक्षा के लिए किसी भी संभावित खतरे, सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या दंगों और कर्तव्य में बाधा की घटनाओं को रोकना है। साइबराबाद डीसीपी ने कांचा चिबौले भूमि पर इन उपायों को लागू करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लोगों से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग करने का आग्रह किया गया है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी परियोजना के आसपास चल रहे मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कांचा चिबौली भूमि विवाद को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज मुख्य सचिव शांति कुमारी ने सचिवालय में उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों से मुलाकात की, जिनमें राजस्व, जीएचएमसी, वन और एचएमडीए विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। समाधान की सुविधा के लिए सरकार ने 3 मंत्रियों की एक समिति बनाई है। भट्टी विक्रमार्क, रोटीला श्रीधर बाबू और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी मौजूद हैं। समिति को मौजूदा अदालती फैसलों पर अपने विचार विमर्श के हिस्से के रूप में विचार करने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा मंत्रियों की समिति आने वाले दिनों में छात्र संघों, नागरिक संगठनों और पर्यावरण प्रेमी के साथ बैठकें करने की योजना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में मुख्य सचिव को इस महीने की 16 तारीख तक विस्तृत रिपोर्ट देनी है। इससे आवश्यक जानकारी संकलित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित हुआ है। हालिया बैठक के दौरान चर्चा मुख्य रूप से भूमि विवाद के संबंध में आगे बढ़ने वाली रणनीतिक कार्रवाइयों पर केंद्रित थी, जिसमें विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है। तमिलनाडु सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से छूट पाने के लिए जो बिल केंद्र को भेजा था उसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। राज्य के डीएमके सरकार चाहती थी कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले 12वीं के अंकों के आधार पर हो, लेकिन केंद्र ने कहा कि ऐसा करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के खिलाफ है। इससे राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीट से छूट और मेडिकल में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं के अंकों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले विधेयक को अस्वीकार कर दिया है।
मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बताया कि नीट से छूट के लिए राज्य द्वारा 2 बार वापस किया गया बिल केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे तमिलनाडु का अपमान हुआ है और इसे संघीय ढांचे के लिए बुरा दौर बताया। विधानसभा ने पहले भी केंद्र से नीट को हटाने की मांग की थी ताकि स्कूल की मार्कशीट के आधार पर मेडिकल एडमिशन हो सके। पिछले साल जून में विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र सरकार से नीट प्रणाली को समाप्त करने और राज्यों को स्कूल के अंकों के आधार पर प्रवेश का निर्णय लेने की अनुमति देने का आग्रह किया था। इस विधेयक को खारिज करने पर सीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह तमिलनाडु का मान है और इसे संघवाद के लिए काला दौर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के अनुरोध को भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम इस फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी उपायों पर कानूनी एक्सपर्ट से बात करेंगे। सूत्र के अनुसार सभी विधायकों की बैठक संभवतः 9 अप्रैल को होगी। टीवी के आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को निरस्त करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी जिलों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। टीवी के नेता विजय ने जिला सचिवों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया था। गुरुवार को 12 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में विधेयक पारित हो गया। डीएमके समेत कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की है कि डीएमके इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर का दौरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करें और पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने पर जोर दें। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के वैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए खड़गे ने मणिपुर को लेकर चर्चा की। खड़गे ने कहा कि लंबे समय से जल रहे मणिपुर और उनके मुद्दों को सुलझाने का काम किया जाना चाहिए, साथ ही वहां होने वाली हिंसा की जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि करीब 2 साल से मणिपुर जल रहा है और सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने स्थिरता का दावा किया था, लेकिन इसके बजाय राज्य में लोगों का खून बहा, विभाजन और आर्थिक पतन हुआ। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से मणिपुर का दौरा करने, प्रभावित लोगों से मिलने और उनके मुद्दों को हल करने और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने का आग्रह करता हूं। खड़गे ने कहा कि मणिपुर में हिंसा की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले पर संसद में श्वेत पत्र पेश करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को शांति का संदेश देना चाहिए। खड़गे ने अपील की है कि जब आपके शासन में हमारा एक राज्य जल रहा हो तो आप मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते। उच्च सदन में विपक्ष के नेता ने कहा कि 2 साल पहले राज्य में जातीय हिंसा के बाद से 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग विस्थापित हुए हैं और हजारों धार्मिक स्थल नष्ट हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा की वजह से परिवार के लोग दूर हो गए हैं, फिर भी भाजपा सरकार चुपचाप देखती रही। उन्होंने कहा कि 2023 से राज्य में 4700 से ज़्यादा घर हिंसा में जला दिए गए। स्कूल, अस्पताल और पूजा स्थलों सहित 13,000 संरचनाएं पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं। बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति पर केरल के मुस्लिम समुदाय में असंतोष पनप रहा है। समुदाय में यह भावना प्रबल है कि जब सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस नेता को अधिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था। विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव टी.के. अशरफ ने कहा कि यह बेहद अफसोस की बात है कि प्रियंका, जो संघ परिवार से लड़ने के लिए वायनाड से चुनी गई थी, लोकसभा में मौजूद नहीं थी। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि यह प्रियंका द्वारा मतदाताओं के साथ विश्वासघात है, जिन्होंने अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के समर्थन से भारी बहुमत से चुनाव जीता। हालांकि अशरफ ने लोकसभा में एकजुट चेहरा पेश करने के लिए इंडिया के अन्य सहयोगी के साथ समन्वय करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को बधाई दी। आगे उन्होंने कहा कि बिल के खिलाफ मतदान करने वालों की संख्या 232 तक पहुंचाने में राहुल गांधी और कांग्रेस की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस और प्रियंका को यह याद रखना चाहिए कि वायनाड के लोग एक सांसद की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से जानते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियां सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के मुताबिक मुख्यमंत्री की कारोबारी बेटी वीना टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।
कांग्रेस और बीजेपी ने विजयन के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि ये संदिग्ध सौदे मुख्यमंत्री को अवैध लाभ पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक SFIO को मंत्रालय से पीड़ित पक्ष की अनुमति मिल चुकी है और उसने कोची में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। SFIO की जांच में पाया गया है कि खनन फर्म से मुख्यमंत्री की बेटी की फर्म को बिना कोई सेवा दिए 2.70 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन हुआ। CMRL ने बताया कि पेमेंट IT सेवाओं के लिए किया गया था, लेकिन इसे साबित करने के लिए उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था। इस मामले में SFIO ने पहले ही CM की बेटी वीना का बयान लिया था। खनन फर्म के साथ मुख्यमंत्री की बेटी के संदिग्ध सौदे ने बहुत लाभ कमाया है। फर्म पर हमले से ही कोल्लम अलप्पुझा तटीय क्षेत्रों से खनिज समृद्ध रेत की तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे। इसे कुटनाड क्षेत्र के बाढ़ प्रबंधन के लिए स्पिलवे के विकास की आड़ में किया गया था। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने आज कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित होना न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जनसेना संस्थापक ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत NDA प्रशासन ने एक बार फिर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को हल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार को लोकसभा में और शुक्रवार को तड़के राज्यसभा में पारित हो गया। कल्याण ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वक्फ संशोधन विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित होना महज एक संसदीय उपलब्धि से कहीं अधिक दर्शाता है। यह न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा, वर्षों से वक्फ बोर्डों के संचालन के बारे में गंभीर चिंताएं रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पारदर्शिता की कमी, संपत्ति का कुप्रबंधन था, जबकि सब्सिडी उनके इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक नहीं पहुंचती थी। कल्याण ने कहा, यह संशोधन वक्फ बोर्ड की चुनौतियों का सामना करने, पारदर्शिता बढ़ाने, गरीब मुसलमानों तक वक्फ का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने और बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।